आज हमारा कैन प्रोटोकॉल का 28th डे है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी थेरेपी ने मैजिकल काम किया है बच्चों के साथ और कौन कौन से सिम्टम्स बच्चों में आए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उनका रीज़न क्या था मेरी समझ के अनुसार, जो मुझे समझ में आया, और कौन सी थेरेपी ने उनके ऊपर सबसे अच्छा काम किया। तो फर्स्ट क्रेडिट हम देते हैं नीम थेरेपी को। नीम थेरेपी ने ही हमारे बच्चों को बचाया है। नीम को मैंने संजीवनी बूटी का नाम दिया है और नीम के पेड़ से मैं रोज जाके बातें करती हूँ और सुबह एक तरह से उसको अपने बच्चे सौंप के आती हूँ कि मेरे सब बच्चों का ध्यान रखना, वो इतना इतना नीम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को कोई रिएक्शन या कोई एलर्जी ना हो जाए। तो चलिए, लेकिन बात करते कि हम लोगों ने जब नीम का प्रोटोकॉल शुरू करा था तो हमने 2-4 पत्तियां खिलाना बच्चों को शुरू करा था, बट हमने इतना मैजिकल रिजल्ट्स देखा तो हम लोगों ने उसको डोज डबल कर दिया। हमने बच्चों को बोला कि आप मॉर्निंग और इवनिंग खाना शुरू करिए। बट नीम का मैंने इसलिए इतना असर देखा कि मैंने पहले भी बोला है कि हमारी जो बॉडी है कि वो वाटर बॉडी है और उसमें वो पॉन्ड की तरह हो गई है, उसमें स्टेग्नेशन हो गई है और वर्म्स आ गए हैं। तो नीम जो हमारा है वो पेस्टिसाइड है, एंटीमाइक्रोबियल है, तो उसने सबसे अच्छा काम करा इन कीड़ों को मारने में। तो बहुत सारे बच्चों के सिम्टम्स में आराम आया। जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत मम्मियाँ बोलती थी कि बच्चे इस तरह से हैंड फ्लैपिंग करते हैं। तो जब बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते थे तो हमने देखा कि जो कीड़े होते हैं, मैंने एलोपैथी में पढ़ा था कि जो ये कीड़े होते हैं बेसिकली वेब्स में अपने अंडे देते हैं। यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर ये अंडे देते हैं और नेल्स के चारों तरफ, तभी बच्चे नेल बाइटिंग करते रहते हैं या फिर अपने हाथ इस तरह से करते रहते हैं। तो हमने खुद से दिमाग चलाया और हम लोगों ने बच्चों का नीम मैनिक्योर इंट्रोड्यूस किया। उसमें हम लोग क्या करते थे कि नीम के पानी में बच्चों को हाथ डिप कराते थे और यहाँ पर नीम का पेस्ट लगा देते थे। तो मैंने देखा कि कुछ ही दिनों में उनके ये सिम्टम्स गायब हो गए। फिर एक सिम्टम था टो वॉकिंग, बच्चे उछल उछल के चलते थे और एबनॉर्मली चलते थे। तो ये मेरे को समझ में आया कि उनकी इसी तरह से पैरों की उंगलियों में भी वेब्स में उन्होंने कीड़ों ने अंडे दे रखे हैं। वहाँ पैरों में भी नेल्स के पास अंडे दे रखे हैं, इसलिए बच्चे उछलते कूदते रहते हैं, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया नीम का पेडिक्योर। पेडिक्योर नीम के पानी में उन बच्चों का पैर डुबाया और हमने अंगुलियों के बीच में नीम के पेस्ट को लगाया, मिक्सी में चला के नीम के पेस्ट को हमने इसमें लगाया। तो उससे भी मैंने देखा कि इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स गायब हो गए। तो इस तरह से हम लोगों को नई नई विजन मिलती चली गई। फिर एक प्रॉब्लम थी कि बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट्स को बहुत टच करते थे। तो उसमें हमें समझ में आया कि हमने पढ़ा था एलोपैथी में कि जब ये कीड़े पेट में होते हैं तो ये रात को पॉटी के रास्ते बाहर निकलते हैं, अंडे देते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। एक दो पेरेंट्स ने तो मेरे को बताया भी कि इनको धागे की तरह वर्म्स निकलते हुए दिखाई दिए। तो और उनकी कच्छियों में जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनको उसमें भी वर्म्स दिखाई दिए। और कुछ लोगों ने जब पॉटी को देखना शुरू करा तो सभी बच्चों के पॉटी में कीड़े निकल रहे थे। तो ये नीम ने हमारा और दूसरी बात ये कि जो शूशु और पॉटी के बीच की जगह होती है वहां पर थोड़े थोड़े बाल होते हैं, वो भी एक स्पेस है जहाँ पर ये अंडे देते हैं, इसीलिए बच्चे इनको खुजाते रहते हैं। बच्चों को तो पता भी नहीं है कि प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं, इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस करा सिर्स बाथ। सिर्स बाथ नीम वाटर में, कि नीम का पानी लेके हमने बच्चों को उसमें हिप से बैठा दिया। तो उसमें भी बच्चों ने, उनकी मम्मियों ने बोला कि उन्होंने प्राइवेट पार्ट्स को छूना बंद कर दिया। फिर हमारा दिमाग चला कि जब इस तरह से हर एक चीज हील हो रही है तो हमने नया धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया कि हमने पूरी बॉडी पर साबुन की जगह नीम के पेस्ट को लगाना शुरू करा। हमारे स्किन पर इम्यूनिटी सेल्स भी होते हैं, तो जब हमने बॉडी पर साबुन की जगह नीम के पेस्ट को लगाया तो एक ही दिन में हैंड फ्लैपिंग, टो वॉकिंग और जो ये लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूते थे, सारे सिम्टम्स एक ही साथ गायब हो गए। तो ये बहुत मेरे लिए अमेजिंग बात थी। और एक मैंने और देखा है कि इन कुछ बच्चों के ब्रेन के अंदर इन लोगों ने जैसे लोब्स के बीच बीच में अंडे बना ली, अंडे आई मीन कैप्सुलेटेड में वर्म्स रहते हैं। तो अब जैसे फिर हम लोगों ने नीम का हेयर मास्क लगाया, जिस तरह से मेहंदी लगाते हैं बाल कलरिंग के लिए, उसी तरह से हम लोगों ने नीम का घोल बना के मिक्सी में उसको हम लोगों ने लगा दिया, आधा पौना घंटा रखा और उसको हम लोगों ने धूप में रखा। तो उसमें हमने इतना अमेजिंग चीज देखी कि बच्चों के कान से पस निकलने लगा और उनकी नाक से निकलने लगा, अपर पैलेट से उनके जो वो बलगम निकलने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी बच्चों का लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक्ड था, उनके ब्रेन के साइनसेस और जो फेस के साइनसेस हैं वो ब्लॉक्ड थे,
थे, जैसे ही हम लोगों ने हेयर मास्क लगाया उनका वो साइनसेस क्लीन हो गए एकदम से, विद इन 2-3 डेज ये सब मतलब मैजिक हुआ। तभी हम लोग जो भी अभी हमारा कोई भी ग्रुप में बच्चा जुड़ता है, हम फर्स्ट उसको यही बोलते हैं कि पहले पूरी बॉडी पे साबुन की तरह और नीम को हेयर मास्क लगाना है, तो 2 दिन में ही 50-70% सिम्टम्स बच्चों के गायब हो जाते हैं और उनको इतना जबरदस्त फेथ आ जाता है, फिर सारे हमारे प्रोटोकॉल आगे कंटिन्यू होते हैं। तो ये भी है कि एक मैंने ये भी देखा है, जैसे मैंने पिछले कल बताया था कि बच्चों के लिवर में बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, तो जैसे ही ब्रेन में फॉग है, जैसे ही हम नीम को लगाते हैं तो नीम में ठंडी तासीर का होता है, नीम ठंडी तासीर का होता है, तो वो एकदम से कूलिंग इफेक्ट देता है। कूलिंग इफेक्ट देते ही बहुत जल्दी ये ब्रेन फॉग, एंजाइटी, ये सब बच्चों का डिजॉल्व हो गया। तो मैं इसमें से आपको दिखाती हूँ, कुछ सिम्टम्स के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन से सिम्टम किस किस वजह से आ रहे हैं और कौन सी थेरेपी उनमें बेस्ट काम कर रही है। तो हम ये प्राइमरी पैरामीटर्स लेके चलते हैं। तो फिंगर टो वॉकिंग का मैंने आपको बता ही दिया कि जो वर्म्स हैं वो वहाँ पर अंडे देते हैं, इसलिए बच्चों को इचिंग होती है। ऑकवर्ड वॉकिंग भी इसी रीज़न से होती है। लिमिटेड आई कांटेक्ट भी इसीलिए क्योंकि जब लिवर में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वहाँ पर इतना फ्यूम्स निकल रहे हैं, वो फ्यूम्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो बच्चों की आईज के सामने जैसे धुआं है, इंटरनल धुआं है बच्चों की आईज में, तो उनको ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई टेढ़ा देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, बट आई कॉन्टैक्ट एकदम एक लॉस्ट हो जाता है अगर आप देखेंगे तो वो गर्मी की वजह से है। तो उसमें सबसे अच्छा काम किया नीम थेरेपी ने, हेयर मास्क ने। और दूसरा इसमें जो थेरेपी थी, एक जो सुबह की ओस पड़ी होती है, जो सुबह की ठंडी ओस घास पे पड़ी होती है, उसकी एक बहुत ज़बरदस्त साइंस है। तो उस ओस में पूरी मून जो होता है वो कूलिंग के लिए होता है और सन की एनर्जी हीटिंग के लिए होती है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। तो पूरी रात जो वो ओस की बूंद घास पे पड़ी रहती है और उसमें मून की जो किरणें जाती हैं, वो उसमें एक ठंडक ही नहीं पैदा करती है, उसको एक बहुत प्यारा नाम दिया गया है, शीतलता। वो शीतलता प्रदान करती है। तो इसीलिए कि अगर हम सुबह सुबह उठकर नंगे पैर ओस वाली घास पर चलते हैं, तो उस समय धरती माँ हमारी पूरी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जिन भी बच्चों को हमने देखा कि नीम मास्क से पहले हमारी इस थेरेपी ने मैजिकल रिजल्ट्स दिए थे, जब भी हम लोग ने बच्चों को ओस पे चलाया, उनकी बॉडी में इतनी शीतलता आई और उनके सारे सिम्टम्स एक एक करके गायब होने लगे। हैंड फ्लैपिंग मैंने बता ही दिया है, क्योंकि वो वर्म्स अंडे देते हैं। डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि बच्चों के दिमाग में फॉग है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इसलिए वो उनको पता ही नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। वरना कोई इतना मुश्किल नहीं है आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। आप रूट कॉज पे फोकस करिए कि उनके ब्रेन में फॉग है। एंजाइटी तो होगी ही होगी। हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि कीड़े इतनी जबरदस्त तरीके से काट रहे हैं कि वो उछलते कूदते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, वो बता भी नहीं पा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और रात को वो बिस्तर पे सो ही नहीं पाते हैं, बार बार वो कीड़े बाहर निकलते हैं, काटते हैं उनको। ये इनविजिबल है, इतने छोटे हैं कि ये माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, और लेकिन पॉटी में आप देखेंगे तो आपको ये दिख जाएंगे रेंगते हुए। और ये जो कीड़े हैं, इनके बेड में भी इन्होंने अंडे दे रखे हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब बच्चों की बेडिंग को धूप लगाएं। डेली बच्चों के बेडिंग को धूप लगाएं। इनअप्रोप्रिएट लॉफ्टर, वो आप पे नहीं अपने ऊपर हंस रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं, वो जीना चाहते हैं। कांस्टेंट क्लाइंबिंग बिहेवियर, वो सोचते हैं शायद ऊपर चढ़ूंगा तो मेरे को कीड़ा नहीं काटेगा, यहाँ कोई काट रहा है, ऊपर चढ़ते हैं। वो सिर्फ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बच्चों का। इमोशनल डिसरेगुलेशन इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो हमारे चक्रास से रेगुलेट होते हैं, वो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और उनका बॉस होता है पीनियल ग्लैंड चलता है सन की पहली रेस से, तो उसकी सर्केडियन क्लॉक से। तो सर्केडियन क्लॉक, जब आप सन में जा ही नहीं रहे हैं तो आपकी सर्केडियन क्लॉक को कुछ पता ही नहीं है। और गॉड ने ये, साइंस ने, आयुर्वेदा में साफ लिखा हुआ है कि जब आप सनराइज पर नंगे पैर जमीन पर चलते हैं तो ऑरेंज सन के नीचे, तो उस समय सन में से जब सन पहली बार धरती को टच करता है दिन में, तो कुछ इस तरह की रेडिएशंस निकलती हैं कि एक सर्किट बनता है। तो अर्थ और सन के बीच में, तो उसके बीच में अगर आप नंगे पैर अर्थ पर खड़े हुए हैं तो आप भी उस सर्किट के बीच में आ जाते हैं और आपकी सर्केडियन क्लॉक न्यूट्रल, जीरो पे आ जाती है। तो उस दिन के लिए आपकी बॉडी बिल्कुल सर्केडियन क्लॉक नॉर्मल हो जाती है। मगर हम लोग ये समझ ही नहीं रहे हैं, अंदर सोते रहते हैं, हमारी सर्केडियन क्लॉक ठीक ही नहीं है, हमारी बॉडी ऑलवेज फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में चल रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। तो प्लीज़ उनका गियर को न्यूट्रल पे लेके आइए। सनसेट या सनराइज पर उनको 7 मिनट्स आफ्टर
राइज एंड 7 मिनट्स बिफोर सनसेट ये सर्किट ऑन होता है, उस समय आपको नंगे पैर धरती पर होना है, तो आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 0 पर आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आता है सोशल डिफिकल्टी। जब बच्चा अपने आप से ही नहीं मिल पा रहा है, वो दूसरों से क्या मिलेगा। वो बच्चा भागा भागा फिरता है, छुपा छुपा फिरता है, कैमरे में नहीं देख पाता है, अपनी फोटोज डिलीट कर देता है, आपको एल्बम में उनकी कोई फोटो नहीं मिलेगी, तो सोसाइटी से तो वो क्या मिलेगा। डिलेड स्पीच का मैंने देखा है, स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो वो फ्यूम्स आ रहे हैं, बच्चों की जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो 2 धागों की तरह होती हैं, उनमें भी इस तरह की वाइब्रेशंस हो रही है। जैसे सरस्वती माँ की वीणा है, उसके तार होता है, उसको आप हिलाते हो तो उसमें से संगीत निकलता है। इसी तरह से 2 धागे हैं हमारे यहाँ पर भी, उनको हिलाते हैं तो संगीत निकलता है, बट क्योंकि उनमें वाइब्रेशंस हो रही हैं धुएं की वजह से, तो वो बोलना भी चाहते हैं, वो ऐसे बोलते हैं खा खा, ऐसा नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। 4-5 दिन बाद सब बच्चे मामा बाबा, ये जैसे ही उनकी अंडरस्टैंडिंग आती है वो सेंटेंस फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ब्रेन का फॉग क्लियर हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। अब हम चलते हैं सेकेंडरी पैरामीटर्स पर। सेल्फ इंजरी, क्योंकि आयुर्वेदा बोलती है कि जब बॉडी में लिवर खराब होता है तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो इमोशनल एग्रेशन आता है, इमोशन जो है एग्रेशन बॉडी में आता है, तो उस एग्रेशन में वो किसी और को तो मार नहीं सकते, आपको मारेंगे तो आप 4 थप्पड़ आगे आपस उसको वापस मारेंगे, इसीलिए बच्चा सेल्फ इंजरी करने लगता है, दीवार में मारना, अपने आप को मारना, ऐसे नोचने लगता है। क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं, वो किसी को कोई समझ नहीं पा रहा है उसको। ईटिंग नॉन एडिबल्स, क्योंकि इतने कीड़े हैं, तो कीड़े क्या खाना चाहते हैं, वो मिट्टी में रहना चाहते हैं, बच्चे मिट्टी में रहना चाहते हैं और कुछ भी उठा के चबाते रहते हैं, चौक खाते हैं, पेंसिल खाते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये नॉर्मल नहीं है, उनकी बॉडी को में कोई पैरासाइट है। लुकिंग, ये बेसिकली एक पैंडेमिक है, ये जानबूझ के सब कुछ एक्सप्लॉइट किया गया, स्पॉइल किया गया, जिससे कि इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन हमारी स्पॉइल हो जाए। तो हर बच्चे की बॉडी में कीड़े हैं। हाई पेन टॉलरेंस, क्या करें, मतलब ये किसी को मतलब अलग ही दुनिया में चले गए हैं ये हमारे बच्चे ना। स्क्रीमिंग, चिल्लाते हैं। अवॉइड सोशल प्ले, कहाँ जाएंगे। लर्निंग डिफिकल्टी, लर्निंग कैसे करेंगे जब इनका ब्रेन ही क्लियर नहीं है, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनको समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। आपने देखा इतना इनका ब्लैंक फेस होता है, ऐसे करते रहते हैं, आपको समझना पड़ेगा ये कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। टर्शरी सिम्टम्स, फिर टर्शरी सिम्टम्स क्या आने लगते हैं। एस्थमा, अब जब बॉडी बीमार हो जाती है तो नई नई बीमारियों का नाम मिलने लगता है। एस्थमा, सीजर्स भी मैंने देखा है कि सीजर्स इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चों की बॉडी में ऑयल डिप्राइव्ड है। आयुर्वेदा में लिखा था कि सबसे पहले ज़माने में सुबह उठ के 1 चम्मच देसी घी पिया जाता था, या ऑयल पुलिंग की जाती थी। उसके बाद क्योंकि हमारी बॉडी को गुड फैट की ज़रूरत है, मगर आज जब इंसान ही हेल्दी नहीं है तो जानवर कहाँ से हेल्दी होगा, सब हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, तो इसीलिए एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स को तो टोटल नो करते हैं। तो हमारी रिसर्च में यही निकला कि बेस्ट ऑयल बच्चों के लिए कोकोनट ऑयल है। तो जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स एक, जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक जाल बिछा हुआ है तारों का, और उन पे इंसुलेशन होती है, माइलिन शीट, वो होती है ऑयल की। जब ऑयल ही नहीं है तो उन तारों में करंट आ रहा है, उनकी वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही है, हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं बच्चे किस चीज़ से गुजर रहे हैं। और जैसे ही हमने इनको ऑयल देना शुरू करा, इनकी इंसुलेशन हो जाती है, तो सीजर्स भी खत्म हो गए। सीजर इसीलिए होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है तो सीजर्स होते हैं। दूसरा मैंने देखा कि जब आप गलत खाना खाते हैं, जब खानों में गैस बनती है, वो गैस दिमाग में चढ़ती है, तो सीजर आ रहा है। जैसे ही आप सात्विक फूड पे DIP डाइट पे जाते हैं, हमारे ग्रुप में 1% भी लोगों को सीजर नहीं बचा है, 99% लोगों के सीजर ठीक हो चुके हैं। रिकरेंट फीवर क्यों आता है रिकरेंट, क्योंकि हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन से फाइट करने की कोशिश कर रही है। जब बॉडी फाइट करती है इन्फेक्शन से, तो फीवर उसका बाय प्रोडक्ट होता है। एक्जेमा, क्योंकि हमारी बॉडी नॉर्मल नहीं है, पैरासाइट्स हैं, तो जब वो शूशु पॉटी करते हैं तो खुजली होती है, दाने आते हैं, एक्जेमा, खुजली होने लगती है। इसका मतलब है कि कोई फॉरेन बॉडी हमारी उसमें रहे, क्योंकि अगर कोई भी फॉरेन चीज़ हमारी बॉडी में होगी तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और हमारी खुजली वगैरह सब नॉर्मल सिम्टम बन जाएगा। कॉन्स्टिपेशन बच्चों को इसलिए होता है ये क्योंकि नॉर्मल अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो उसको डाइजेशन के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहती है। बट जब भी हम लोग गंदा खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी पूरा पानी सोख लेती है। उसको डाइजेशन के लिए इतना पानी चाहिए कि हमारी बॉडी सूख जाती है, हमारा डिजर्ट हो जाता है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। तो जब भी आप कॉन्स्टिपेशन आपको होता है तो आपको समझना चाहिए कि आपकी खाना पीना गड़बड़ है बिल्कुल।
आप ये नोटिस करिएगा, जब भी आप बाहर खाना खा के आएंगे 2-3 दिन तक आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो उससे ही आप कनेक्ट करना सीखिए, बहुत क्लोजली वॉच करना सीखिए, तो आपको सब चीज़ों का आंसर बहुत सिंप्लिसिटी में मिल जाएगा। स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप सोएं कैसे बच्चे? सो ही नहीं सकते, सालों साल से नहीं सोए हैं ये लोग। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो तो हो गई। आईबीएस, अब नई नई बीमारियों का इनको लेबल दे दिया जाता है। टीथ ग्राइंडिंग, जब भी बच्चों के पेट में कीड़े होंगे वो दांत कट कट करेंगे, उन जब वो सोएंगे तो उनके यहाँ से राल टपकेगी। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि आपके बच्चों को कीड़े हैं। एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ब्लोटिंग का मतलब कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गैस बन रही है, तो इनको भी बीमारियों का नाम दे दिया गया। कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो कोई ना कोई वायरस आपको अटैक करेगा, कोल्ड एंड कफ चलता ही रहेगा। बेड वेटिंग, जब बच्चों को कोई अवेयरनेस ही नहीं है, कब शूशु किसी को पता ही नहीं है, शूशु कहाँ करनी है, कैसे करनी है, पॉटी होती है क्या, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। डेंटल प्रॉब्लम, तो ये नई नई चीज़ों के नाम दे दिए गए हैं, बट आपने देखा कि बहुत ही इजीली हम लोगों का प्रोटोकॉल से नर्व्स ठीक हो जाती हैं, कोकोनट से, डीआईपी डाइट से उनका कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग वगैरह सब कुछ ठीक हो जाता है। और 0 वोल्ट बेडशीट से अगर वो ग्राउंडिंग नहीं कर पाते हैं, ग्राउंड पे नहीं जा पाते हैं, तो भी उससे उनकी वोल्टेज 0 पे आ जाती है, कम से कम उनको करंट लगना, फिट्स लगना सब कुछ बंद हो जाएगा। और नीम थेरेपी ने तो हमारा ऐसा काम करा है कि 70% सिम्टम्स ही बच्चों के 7 डेज में गायब हो जाते हैं। और उन लोगों को इतना फेथ आ जाए तो सैल्यूट टू द नीम थेरेपी, जिन्होंने आई मीन टू दिस बुक। तो दिस वाज आवर स्टेपिंग स्टोन, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। नीम थेरेपी से हमारी जर्नी शुरू हुई और ऑटिज्म पे आके हमारी जर्नी ख़त्म हुई। और थैंक यू।